नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पे। जैसा मैंने कहा था फेज 14 के नोटिफिकेशन के आने के बाद से कि कहीं CGL 2026 का नोटिफिकेशन आए और उसमें पैटर्न चेंज ना हो जाए, सेक्शनल टाइमिंग ना आ जाए, वैसा ही हुआ। जैसे मैंने बोला था वैसा ही हुआ है। ये काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। आपने देखा कि CGL 2026 का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया और उसके फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो गए। तो आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना है, ऐसा नहीं सोचना है कि हम अपना फॉर्म आखिरी में भरेंगे। नहीं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें और जितना जल्दी हो सके आप उसमें कुछ सावधानियों के साथ में अपना फॉर्म भरना स्टार्ट करें। उसके बाद से फॉर्म भरने के बाद से आप चिल रहेंगे, मस्त अपना आराम से अच्छे से पढ़ाई करिए। और अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आखिर में वो क्या क्या बदलाव हुए हैं जिसको बेहद जरूरी है आपको जानना। उसके जाने बगैर आप इस तरीके से आप अपना जो प्रिपरेशन है उसको सही दिशा में नहीं लेके जा सकते, आप पीछे हो जाएंगे। सेक्शनल टाइम लगने के बाद में आपकी वहां पे एक्यूरेसी और स्पीड में मैटर करता है। तो देखिए, SSC CGL 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए और आपको इंतजार नहीं करना। जैसा मैंने बोला कि आपको इंतजार नहीं करना है। अरे समय है, इत्मीनान से फॉर्म भरिए बिना गलती के। गलती करेंगे अगर आप कोशिश करिए कि आपकी गलती ना हो, नहीं तो आपको फीस देनी पड़ेगी उसको सही करने के लिए, करेक्ट करने के लिए। आपको समय मिलेगा लेकिन पैसा जाएगा उसमें आपका। ठीक है, तो देखिए इस बार अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें जो टेंटेटिव वैकेंसी है वो 12,256 वैकेंसी है। इसमें ऐड हो सकता है, आने वाले समय में ऐड हो सकता है और वेबसाइट के माध्यम से आपको पता लगेगा और ऐड होगा तो हम भी आपको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, यहां पे हम अच्छे तरीके से पूरी डिटेल चर्चा करेंगे आपके साथ में, किस सब्जेक्ट में कितना हमें सेक्शनल टाइम मिला है, किस तरीके से हम उस सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं, देखते हैं आपके सामने क्या क्या बदलाव। और हाँ, कुछ सर्विसेज ऐड हुई हैं, इसके बारे में आपको पता है, वो भी देखेंगे अपने इस सेशन में। परीक्षा का स्तर आपको पता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल का ये एग्जाम है और सभी एस्पिरेंट, जितने आप लोगों में एस्पिरेंट है, हर कोई चाहता है कि आपकी जॉब CBDT में लगे, CBIC में लगे, CBI में लगे, ME में लगे और उसके बाद CAG में लगे। और अभी जो AAO की पोस्ट ऐड हुई है, जो क्लास B की गजेट ऑफिसर है नॉन मिनिस्टेरियल, वो भी ऐड हुई है। उसमें कुछ स्पेसिफिकेशन है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। और ये जो सर्विसेज ऐड हुई हैं इनका पे लेवल अच्छा है और आप इसको जरूर चाहेंगे कि आप इसमें जाके आपकी प्रीमियम जॉब, आपकी जो जॉब करेंगे, ये सब तो है ही, लेकिन हर कोई चाहेगा कि AAO की जॉब उन्हें मिले। ठीक है, काफी लंबे समय के बाद में इसको ऐड ऑन किया गया है SSC में। ठीक है, तो देखिए 12,256 टेंटेटिव वैकेंसी है, अभी इसमें बढ़ सकता है। और अभी हमने जैसा आपको बोला कि लेवल 8 का पेमेंट है किसमें, AAO असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये दोनों ही आपके CAG के अंदर आते हैं। और इसमें देखिए सेंट्रल लेवल पे भी आपकी जो वैकेंसी है वहां पे आप सेंट्रल लेवल पे भी पोस्टेड होंगे और स्टेट लेवल पे भी। बस एक शर्त यह है कि जिस आपको फॉर्म भरने के समय में जब भरा जाएगा तो जिस स्टेट में आपकी एक रीजनल लैंग्वेज के बारे में जानकारी हो, उसी कैडर को आप प्रेफरेंस में रखेंगे। यहां पे आपको बेहद ध्यान देना होगा, क्योंकि जब मेरिट बनती है तो उसमें कुछ बदलाव अगर आपके तरफ से कुछ गलत हो जाते हैं, सबमिट हो जाता है, तो आपको वहां से रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म। ठीक है, तो जो दूसरा है ASO होता, ASO CSS में, MEA में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो होते हैं, उनका लेवल, पे लेवल कितने हैं, 7। उसकी सैलरी आपकी टोटल कितनी, 44,000, मतलब 45,000 से लेके 1.5 लाख के आसपास तक की सैलरी बनती है। और जो लेवल 6 है उसमें डिविजनल अकाउंटेंट, JSO, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, इनकी सैलरी मिलती है। और इनकी सैलरी कितनी, 35,000 से लगभग 1,12,13,000 के आसपास सैलरी होती है। और जो लेवल 4 और 5 की जो जॉब होती है वो ऑडिटर, टैक्स असिस्टेंट, UDC, उसमें 25,500 से लेके आपका जो ग्रॉस बनेगा ज्यादा ही बनेगा और लगभग 93,000 तक की सैलरी मिलेगी। इसके बाद में आपके बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं, सुविधाएं मिलती हैं, वो सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। बस आपका काम है मेहनत करना है अच्छे से। और जो ये एग्जाम डिमांड कर रहा है, अभी डिस्कस करेंगे इसकी डिमांड क्या है। इस नोटिफिकेशन के बाद में जो डिमांड है वो बदल गई है।
आपकी डिमांड, एक्यूरेसी, स्पीड, ये सारे मैटर करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो भी यहां पे पोस्ट है उसमें आपका कैरियर सुरक्षित होगा, वेतन, बेहतर वेतन, देखिए 1-1.5 लाख आपकी सैलरी हो जाएगी। उसके बाद से सम्मानजनक, देखते हैं समाज में अगर एक मतलब कि सरकारी नौकरी का एक अलग ही रुतबा होता है, उसकी पेमेंट के बारे में बात ही नहीं करता है। अगर वहां पे कोई प्राइवेट जॉब करने वाला है, अगर वह उसकी सैलरी 1-1.5 लाख रुपए है और वहां पे साथ में ही कोई ऐसा बंदा है जिसकी सरकारी नौकरी है, वो 80-85 हजार ही कमा रहा हो या फिर 50 हजार के आसपास उसकी सैलरी हो, लेकिन लोग पूछते हैं तो तवज्जो सरकारी नौकरी वाले को देते हैं। तो समाज में एक अलग रुतबा होता है सरकारी नौकरी वालों का, ऐसा नहीं कि प्राइवेट का नहीं होता है, लेकिन समाज में क्या करेंगे, समाज में है कि सरकारी नौकरी वाला, उसकी डिमांड मतलब कि रुतबा अलग होता है, उसकी पहचान कि अरे फलाने सरकारी नौकरी करता है, इस विभाग में है, इस पोस्ट पे है, इस तरीके से बातें होती हैं। और आपका भविष्य उज्जवल, क्योंकि सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी होता है वहां पे। ठीक है, उसके बाद से देखिए जो आपको यह भी जानना जरूरी है कि जो आप पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, जब एक स्टेप के बाद में पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आप उस के लिए एलिजिबल हैं, आपका जो आयु है, जो आपकी एज है, उसके लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, यह भी आपको जानना जरूरी है। तो 18 से 27 वर्ष किसके लिए, ऑडिटर के लिए, टैक्स असिस्टेंट, यूडीसी, सब इंस्पेक्टर। 18 से 30 वर्ष अगर आपकी आयु है तो आप किसके लिए एलिजिबल हैं, सीबीडीटी, एएसओ, एआईओ असिस्टेंट में इंस्पेक्टर के लिए। और जूनियर स्टैटिक्स ऑफिसर, जेएसओ, जिसको अभी मैंने बोला 18 से 32 वर्ष आपकी एज है तो आप वहां पे भी फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद से 20 से 30 वर्ष आप सभी ये फॉर्म भर सकते हैं, सब इंस्पेक्टर हुआ, एएसओ हुआ, ये सारे आप फॉर्म को वहां पे अप्लाई करेंगे। मतलब कि जब आप प्रेफरेंस भरेंगे वहां पे, फॉर्म तो आप सारे अप्लाई करेंगे, लेकिन वहां पे जो आपके लिए कौन सी पोस्ट कैसे है, और हाँ ध्यान रखना है, वो भी हम चर्चा करेंगे कि आपकी जो पोस्ट है उसकी प्रेफरेंस भरते समय आपको अपने फिजिकल होता है, उसकी जो मापदंड है उसके हिसाब से भी प्रेफरेंस भरना होता है। नहीं तो अगर आपका जो फिजिकल मापदंड है, शारीरिक क्षमता जो टेस्ट होता है, अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो आप वहां से उस डिपार्टमेंट के तरफ से रिजेक्ट हो जाते हैं आप। ठीक है, तो ये गलती नहीं करना है, इससे बचना है। अगर आपका वेट ज्यादा है तो अभी से लग जाना है, अगर आपकी हाइट थोड़ी बहुत है तो कैसे, अगर आप बढ़ने के कगार बढ़ सकती है तो कोशिश करिए बढ़ाने की हाइट को लेके। इस तरीके के कुछ मापदंड हैं, और जो फिजिकल मापदंड है उसको आपको छोड़ना नहीं है कि हो जाएगा, नहीं, उसके लिए भी आपको काम करना है। ठीक है, और देखिए जो रिलैक्सेशन होता है SC/ST कैटेगरीज के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन होगा, ओबीसी के लिए 3 साल का रिजर्वेशन में रिलैक्सेशन होगा, एज रिलैक्सेशन, और जो PW मतलब कि जो दिव्यांगजन है उनको 10 साल के लिए इस तरीके से उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, ये सारी चर्चाएं हैं। जो फॉर्म है काफी डिटेल में है, 132 पेज का फॉर्म है, उसमें एक एक चीज कैसे सिलेबस कहां कहां पे चेंजेस हुई, ये सारी बातें हैं। और देखिए जो शैक्षिक योग्यता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कुछ इसमें पोस्ट हैं जिनके लिए आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब कि अलग से वो डिग्री आपके पास हो तभी आप उसके लिए एलिजिबल हैं, ये चीज भी जानना जरूरी है। क्रूशियल डेट अभी हमने बताया कि आपकी जो डिग्री है ना वो 1 अगस्त तक आपके पास होनी चाहिए। अगर आप अभी फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं और आप भरना चाहते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता हो कि आपकी जो डिग्री है, जो मार्कशीट है, रिजल्ट है, वो इससे पहले ही डिक्लेयर हो जाए। ठीक है, इस बात का आपको काफी ख्याल रखना है। तो सभी सामान्य पद किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, बैचलर डिग्री हो आपके पास में। उसके बाद जेएसओ के लिए है ग्रेजुएशन हो प्लस 12th में मैथमेटिक्स में कम से कम 60% मार्क्स हो आपके। उसके बाद में ग्रेजुएशन स्तर पर स्टैटिक्स एक विषय के रूप में, यह भी आपको ध्यान रखना है। जो जैसा अभी मैंने बताया कि कुछ स्पेशल आपके पास में सब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ में आपकी डिग्री हो। और जो AAO इन्वेस्टिगेटर है उसके लिए क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन, CA, MBA को प्राथमिकता पर अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य यहां पे नहीं रखा गया है। ठीक है, और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए स्टैटिक्स में बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है। जो स्टैटिक्स सब्जेक्ट से बैचलर, उनके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होगी उस सब्जेक्ट्स में है तो वो इसके लिए अप्लाई है, एलिजिबल है।
अप्लाई करेंगे वो। देखिए कैसे चयन होगा ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, ठीक है। आप तो ऐसे ही ढूंढ रहे होंगे क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन आया है अपने आप समय से बहुत ज्यादा लेट देरी करके आया है, इंतजार था आपका इतने मतलब दिनों से। एएलपी का आ गया, रेलवे ने इस बार इतने अच्छे तरीके से टाइमिंग पे थोड़ा बहुत इधर उधर करके लेकिन अपने रोड मैप के हिसाब से अपना नोटिफिकेशन जारी कर रहा है। एएलपी का दे दिया उसने, फिर उसके बाद में असिस्टेंट का, टेक्नीशियन का दे दिया। इसी तरीके से देखिए जो एसएससी सीजीएल का ये 2026 का नोटिफिकेशन है ये देरी से आया है, लेकिन फिर भी इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। तो स्टेप 1 जो टायर 1 एग्जाम है इसका, ये आपको पता है कि केवल क्वालिफाइंग नेचर का, इस पे आपकी मेरिट नहीं बनेगी। इससे आपकी कौन सी पोस्ट होगी, कौन सी जॉब लगेगी ये डिसाइड नहीं होगा, केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। फाइनल में नहीं जुड़ेंगे। आपको क्वालिफाइंग नेचर का है तो इस पे कोई बेस नहीं है, लेकिन आप इसको हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि यहीं से अगर हल्के में लिए तो कितने लोग कहां जाएंगे पता नहीं लगेगा, ठीक है। स्टेप 2 टायर 2 जो एग्जाम है इसी पे सब कुछ बेस है, इसी पे आपकी मेरिट बनेगी, कौन सी जॉब कौन सी पोस्ट आपको मिलेगी यहीं से डिसाइड होगा। और इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, टीयर 1 क्वालिफाइंग है लेकिन ऐसा आपको छोड़ नहीं सकते क्योंकि बदलाव जो हुए हैं टीयर 1 टीयर 2 दोनों में हुए हैं, दोनों एग्जाम में, प्री मेंस इसको आप जो है दोनों में हुए हैं। स्टेप 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीवी होगा आपका, हर डिपार्टमेंट अपना डीवी कराएगा, ठीक है। यूज डिपार्टमेंट द्वारा किया जाएगा, एसएससी द्वारा नहीं किया जाएगा, ये आपको पता है, पहले से ही पता है। और फाइनल सिलेक्शन पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से होगा। जो प्रेफरेंस भरना है आपको वो काफी सावधानी से भरना होगा। जब प्रक्रिया होगी तो उस समय आपको हम चर्चा करेंगे, उस समय में भी आपको हम समय समय पे आपके अंदर आग लगाते रहेंगे, आपको सतर्क रखेंगे और आपके अंदर एनर्जी का वो रुतबा, वो बूस्टअप डालते रहेंगे कि आपको ढीले ना पड़े, आपकी एनर्जी कम नहीं होने देंगे। तो इसकी चिंता छोड़ दीजिए आप, ठीक है। देखिए टीयर 1 जो परीक्षा का पैटर्न है, जो बदलाव आया है, जैसा मतलब कि ऐसा लग रहा था पहले से ही, मैंने आपको बताया था कि इसमें जो सेक्शनल टाइम है वैसा आ सकता है, वैसा ही हुआ। रीजनिंग के आपके 25 सवाल आएंगे 50 मार्क्स के, और हर सब्जेक्ट्स के सेक्शनल टाइम है। जनरल अवेयरनेस, जीके, जनरल अवेयरनेस 25 सवाल आएंगे 50 मार्क्स के, मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये भी 25-50, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ये भी 25-50, टोटल 100 सवाल होंगे आपके पास में, और समय कितना होगा 60 मिनट, 1 घंटा। और जो सेक्शनल टाइम है 15 मिनट का है, 15 मिनट का। यहां पे आपको ध्यान देना होगा, आपकी एक्यूरेसी और स्पीड मैटर करेगी। क्वालिफाइंग नेचर का है लेकिन आपको उस सेक्शनल समय में उस सब्जेक्ट में आप कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इस पे डिसाइड करेगा कि आप टीयर 2 का एग्जाम देंगे या फिर यहीं से नहीं, यहीं से आप पीछे हो जाएंगे। तो पीछे नहीं होना है, इतना प्रैक्टिस करना है, इतना एक्यूरेसी अपनी बढ़ानी है कि टीयर 1 है ऐसे ही निकल जाएगा और टीयर 2 हम क्वालिफाई करेंगे और फाइनली हम सेलेक्ट होंगे 2026 सीजीएल में, ठीक है। और देखिए नेगेटिव मार्क्स भी है यहाँ पे 0.5, आधे मार्क्स का आपका मतलब नेगेटिव मार्क है। एक गलत उत्तर देंगे तो आप इस, देखिए आपको ये सब पहले से ही पता है, जो हमें बताना था। और जरूर आपको जानना चाहिए कि सेक्शनल टाइम है उसमें, उसको आप कैसे पार पाएंगे, ओवरकम करेंगे, ठीक है। सेशन 1 जो टीयर 2 है, यही से आपकी मेरिट डिसाइड होगी, यही से आपका कौन सा पोस्ट मिलेगा, किसके लिए आप के मार्क्स की मेरिट जो बनेगी इसी एग्जाम के बेस पे बनेगा टीयर 2 में, ठीक है। सेशन 1 जो होगा लगभग 2.5-2 घंटे का, उसमें मैथ्स के सवाल होंगे 30, रीजनिंग के 30, 180 मार्क्स का होगा। उसके बाद में सेक्शन 2 जो है 1 घंटे का इंग्लिश और जीके जीएस यही आएगा और 210 मार्क्स का होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका वेटेज काफी ज्यादा है, तो यहाँ पे इस सेक्शन में आपको ध्यान ज्यादा देना होगा, ठीक है। देखिए अभी क्या था, 15 मिनट में इतने सवाल मैथ्स के, रीजनिंग के, आपको प्रैक्टिस करना होगा वहां पे। लेकिन यहां पे अगर आप जीके जीएस में आप ध्यान देंगे, थोड़ा बहुत अलर्ट रहेंगे आप उसके बाद से ये सारे के सारे सवाल आपके सही होंगे। यहां पे बहुत ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, यहां पे आप आसानी से इस सेक्शन में फुल मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 3 जो होगा वो 15 मिनट का कंप्यूटर नॉलेज। इस बार 2025 का कंप्यूटर सबको रुला दिया। मतलब कि सोचे 300-350 से ज्यादा मार्क्स लेके उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लिस्ट में नाम नहीं है उन बच्चों का।
हल्के में लिया उन्होंने कंप्यूटर को, क्वालिफाइंग है, लेकिन इसका मतलब आप छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। एक एग्जाम्पल तो आपके सामने दिख ही गया, नोटिफिकेशन आने से पहले ही दिख गया। तो अब अगर चूक हुई तो फिर उसके जिम्मेदार किसी को आप नहीं बता सकते, खुद जिम्मेदार होंगे आप। ठीक है, 60 नंबर का होगा क्वालिफाइंग, लेकिन मैंडेटरी है उसको क्वालिफाई करना, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है। और सेशन 2 जो होगा उसमें आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा, टाइपिंग, ये भी क्वालिफाई है। जिस पोस्ट के लिए, जिस आप जॉब के लिए ये मैंडेटरी है, वो टाइपिंग होगी आपकी वहां पे। ठीक है। और पेपर 1 आपको अभी मैंने बताया कि अनिवार्य है, उसके बाद से मेरिट सेक्शन 1 2 390 मार्क्स के होंगे। और देखिए डिटेल सिलेबस आपके का जो ये नोटिफिकेशन है उसमें डिटेल सिलेबस है, लिखा हुआ है, लेकिन उसमें जो लिखा होता है उससे थोड़ा सा आपको पता ही है, पीवाईक्यू देख के आपको समझ में आ गया होगा कि जो क्वेश्चन के लेवल होते हैं, जैसे जीके में लिखा होता है कि जनरल अवेयरनेस के सवाल आएंगे, लेकिन ऐसा होता है क्या किसी लेमैन को जनरल अवेयरनेस के सवाल पूछ दिया जाए ये अनुच्छेद किससे रिलेटेड है? ऐसा है। तो पीवाईक्यू के बेसिस पे आपको पता है कि आपको क्या पढ़ना है, और आपके साथ में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां से आपको करंट अफेयर और जीएस जीके के जितने सिलेबस हैं वो आपको कंप्लीट मिलेंगे। आप यहाँ पे सारे जो बेनिफिट्स हैं, यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, आपके साथ जितने पॉइंट्स हैं, जितने इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, वो सारे आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। और अभी तक जो आपने तैयारी की है उसमें एक अलग जान लानी होगी अब आपको, क्योंकि आपके पास में अब मात्र 100 दिन, लगभग 100 दिन का समय बचा है। और कब एग्जाम होगा अभी आपके साथ में डिस्कस करेंगे। ये आपके साथ में जो सिलेबस है, मैथ्स का सिलेबस है, इंग्लिश का सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस का और रीजनिंग का सिलेबस है। जब आपको पता होता है कि आपके सामने आपके क्या क्या लक्ष्य हैं, तो आपका जो स्ट्रैटेजी होता है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर होता है। तो आपको सिलेबस पता है, इसके बाद से आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, उस सब्जेक्ट को आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे रिवाइज करेंगे, क्योंकि आपके पास 100 दिन का समय बचा है। इसमें आपको सिलेबस के कई पार्ट्स कंप्लीट करने होंगे और मल्टीपल टाइम्स मॉक लगाने होंगे, पीवाईक्यू देखने होंगे, पीवाईक्यू को सॉल्व करना होगा और शॉर्ट नोट्स बना के जो आपको रिवाइज करना है, इसी 100 दिन में सब कुछ करना है। ठीक है। तो एक स्पष्ट योजना, सही रणनीति और निरंतर अभ्यास अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास में सफलता होगी और आपके पास में नौकरी होगी। आपकी जो भी आपके दिमाग में हुआ कि हमको हाँ ये नौकरी करनी है, इनके बाद में आपको वो नौकरी मिलेगी। सही योजना, सही रणनीति और निरंतर अभ्यास। आवेदन कैसे करना है ये भी आपको पता है, लेकिन देखिए इस बार एक चेंज आया है कि लाइव फोटो लगेगा वहां पे। लाइव फोटो, जैसे कि आप लैपटॉप से फॉर्म भरेंगे या मोबाइल से फॉर्म भरेंगे तो वहां से लाइव आपका फोटो कैप्चर किया जाएगा। तो आप सबसे पहले ओटीआर करेंगे, न्यू ओटीआर करेंगे आप। ठीक है। उसकी वेबसाइट पे जाके, नई वेबसाइट का लिंक है यहाँ पे, वहां जाएंगे, लाइव फोटो डिटेल्स, अपनी सही जानकारी भरें। और लाइव फोटो में आपको पता है उसमें लिखा है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो किस तरीके से होगा, उसका काफी ख्याल रखेंगे आप। और स्पेक्सिक जैसे चश्मे हैं आपके, अगर आप चश्मे लगाते हैं तो उसका भी खासा ख्याल रखेंगे। ठीक है। और 100 रुपए का फॉर्म का जो फीस है उसको लगे हाथ भरना है, इंतजार नहीं करना है। ठीक है। कई बार होता है कि फॉर्म भर जाता है लेकिन फीस उस समय हो सकता है कि कुछ टेक्निकल कारण के कारण, आपका जो टेक्निकल इश्यू होती है उसके कारण आपका फीस ना जमा हो, लेकिन आपको पता लगा कि आपने सोचा कि हमारा तो फॉर्म फिल हो चुका है, लेकिन जब वो समय बीत जाता है उसके बाद ध्यान आता है कि अरे यार, ओ भाई मैंने तो पैसे ही नहीं जमा किए, अब क्या होगा। आप तो नहीं, जब तक आपका फीस नहीं जमा है मतलब कि आपका फॉर्म अधूरा है, अभी जमा नहीं हुआ है। तो बिना फीस जमा किए आप इस मतलब कि चिल्ल मार के नहीं रह सकते। कुल मिला जुला के ये है। ठीक है। आप फॉर्म भरिए, उसके बाद से इत्मीनान रखिए, उसके बाद से इत्मीनान होके आपको फॉर्म भरना है। आपका मतलब कि गलत ही नहीं करना है ना। फर्स्ट स्टेज मतलब कि आप पहले बार में ही इतने इत्मीनान तरीके से पहले ही फॉर्म भरिए कि कोई गलती की गुंजाइश ही ना बचे। क्यों फालतू का 200 रुपए, फिर उसके बाद से आपको 500 रुपए क्यों देना एक्स्ट्रा? एसएससी को इतने पैसे क्यों देने? अरे भाई, आपको एग्जाम देने जाएंगे, इधर से उधर आपको एग्जाम देने जाना होता है, वहां पे आपके पैसे होंगे। ठीक है। तो ये जो मतलब कि जो
₹500 का चार्ज लगा, ये थोड़ा सा अटपटा है, गलत है, थोड़ा सा कम लेना चाहिए। वैसे गलती तो करेंगे, कई लोग हैं जो गलती करेंगे, उनको एसएससी को ₹200 और ₹500 एक्स्ट्रा देना ही देना है। ठीक है, तो आप अलर्ट होके फॉर्म भरिए, अच्छे से फोटो क्लिक कराएंगे आप, उसके बाद से जो फॉर्म है उसके साथ में ही आपको ₹100 फीस जमा कर देना है। ठीक है, और जो निशुल्क कैंडिडेट हैं उनको भी ध्यान देना है, बहुत ही अलर्टनेस के साथ आपको फॉर्म भरना है। जो पहला स्टेप है आपके एक नौकरी का फॉर्म भरना स्टार्ट होता है, बहुत ही इत्मीनान से भरना है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हो हल्ला झंझट कुछ भी नहीं, इत्मीनान से भरना है। बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए लाइव फोटोशूट का जो रूल है, अच्छी रोशनी होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर लाइट हो, सादा बैकग्राउंड हो, चश्मा नहीं लगाना है। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो आप वहां पे चश्मा उतार देंगे, ठीक है, और टोपी, ये सारी बातों का ध्यान रखेंगे, आप ख्याल रखेंगे। उसके बाद से देखिए सिग्नेचर रूल, सिग्नेचर आपका जो साइन होता है ना, वो काफी साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और ब्लर, जैसे कई बार होता है कि फोटो हम क्लिक करते हैं उस समय ध्यान नहीं देते हैं, ब्लर आ जाता है, और जब वो एडजस्ट होता है तो काफी ज्यादा जिगजैग हो जाता है, तो उससे भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। और जो करेक्शन का विंडो होगा 29 जून से 1 जुलाई के बीच में, वहां पे आपको करेक्शन तो करना होगा, लेकिन ₹200 उसकी फीस लगेगी। वहां पे भी आप अगर गलती करते हैं उसके बाद ₹500, जैसा अभी मैंने बताया कि ₹500 आपको देने होंगे एसएससी को फिर से। ठीक है, और फाइनल वार्निंग, डीओबी में गलती या गलत फोटो अपलोड करने पर सीधा रिजेक्शन। मान लीजिए कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है कुछ गलत हो गया, ईयर चेंज हो गया, ईयर गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर होता है उसमें एक डिजिट आपका गलत हो गया, तो फिर वहां से आपको उसको आप करेक्ट नहीं कर सकते, वहां से आपका फॉर्म का रिजेक्शन है, रिजेक्ट हो जाएगा आपका फॉर्म। और उसके बाद से देखिए जो गलत फोटो एक तो आपका देखिए लाइव फोटो कैप्चर होगा, उसके बाद फोटो अपलोड करना है, दोनों एकदम से, ऐसा नहीं कि गलत फोटो, वहां से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो काफी ज्यादा ध्यान रखना है। और जो आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। एक टॉपर, देखिए टॉपर किसी मां के कोख से नहीं पैदा होते हैं, ये बात आपको पता है, पता होनी चाहिए कि कोई मां अपने टॉपर बच्चे को अपने कोख से पैदा नहीं करती। उस बच्चे की रणनीति, उस बच्चे का प्रयास, अभ्यास और लगातार मेहनत उस बच्चे को टॉपर बनाती है और उसको सफलता दिलाती है। तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है समय से, और उसको बार बार रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, और जो सेक्शनल टाइमिंग है उस सेक्शनल टाइमिंग में आपको एक्यूरेसी और स्पीड को मेंटेन रखते हुए लेके चलना है। रोज का एक लक्ष्य, जैसे आपका जो टारगेट है कि इस हफ्ते में आप सबसे सिंपल है कि आप 100 दिन को डिवाइड करिए और एक एक हफ्ते तक लेके आइए, एक हफ्ते में हमको इस सब्जेक्ट में इतना कवर करना है। इस तरीके से छोटे छोटे टारगेट्स का आप कवर करेंगे, छोटे छोटे आपके टारगेट्स अचीव होंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे। और जो सेक्शनल, अभी मैंने बताया सेक्शनल मॉक टेस्ट है, उसको आप डेली लगाना है, डेली 15 मिनट का सेक्शनल टाइम लगा के आपको डेली प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और जो ये कंप्यूटर टाइपिंग की बात है ना, आपके एग्जाम में कंप्यूटर टाइपिंग का डिमांड है, तो आपको भी अभी से प्रैक्टिस करना है, छोड़ना नहीं कि हम वो एग्जाम निकल जाएगा, प्री दे देंगे उसके बाद उसको हम करेंगे, नहीं, अभी से उसमें टाइम देना स्टार्ट करिए। आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपके लिए अच्छी बात होगी ना, आपकी हो सकता है कि स्पीड आपकी हो अभी, लेकिन एक्यूरेसी होगा आपके अभी से प्रैक्टिस करने के साथ में, एक्यूरेसी बढ़ेगी। टाइम, अगर आपकी जो स्पीड लिमिट है वो बढ़ जाएगी तो नुकसान थोड़ी करेगा, अच्छी बात होगी, आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है तो आप अपने आप को और ज्यादा नजदीक समझते हो उस नौकरी के। ठीक है, तो नियमित अभ्यास सफलता तक पहुंचाएगी और प्रगति को ट्रैक करना होगा। और देखिए आप जो गलती करेंगे, आप जो गलती कर रहे हैं, आप उस मॉक टेस्ट में जो गलती करेंगे उसको सुधारना है, लगे हाथ सुधारना है, उस पर काम करना है। ऐसा नहीं कि आपने आज मॉक टेस्ट दिया, उसको रिवाइज किया, कहां गलत हुआ और उसको सोचा कि अरे कल करते हैं, आज थोड़ा सा इधर इस दोस्त के साथ घूम लेते हैं। अभी मैंने आपके साथ बात की थी
कि दोस्ती भी उन्हीं के साथ करनी है जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हो, मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हीं के साथ। ऐसा ना हो कि घूमने वाले घुमक्कर हैं उनके साथ में आप दोस्ती कर लिए, आप दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, शाम को आया रे चल चल इधर चलते हैं घूमने, घूम के आते हैं और उनके साथ आपका समय चला जाता है। तो ये गलती नहीं करना है, इन्हीं सबसे बचना है। ठीक है, स्मार्ट हार्ड वर्क तो करना है, उसके बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं है इस दुनिया में। हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क। ठीक है, देखिए अगर एक बच्चा इंटेलिजेंट है, अगर वो प्रैक्टिस नहीं करता है तो उसके चांस हैं कि वो फेल हो सकता है। लेकिन अगर एक एवरेज बच्चा है, अगर मेहनत कर रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है, अपने अंदर सुधार कर रहा है, तो वो सफल होगा, वो सफलता के नजदीक पहुंच रहा है, दिन प्रतिदिन घंटे दर घंटे वो सफल होगा। तो अपने आप को हमेशा इस तरीके से मोटिवेट रखना है, आपको अपने तरीके से प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, उसके बाद से देखिए आपके पास में जो अभी टेंटेटिव पद है 12,256, इसमें बढ़ोतरी होगी, उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और जो परीक्षा होगा टीयर 1 वो अगस्त सितंबर में होगा। अभी मैंने आपसे बोला कि 100 दिन आपके पास बचे हैं लगभग। टेंटेटिव डेट आई है अगस्त सितंबर में। ये आपको वहां उस समय आप उस तरीके से आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे। और जो समय मिला है आपको टीयर 2 के एग्जाम के लिए दिसंबर में, वो भी टेंटेटिव है, उसकी डिटेल आ जाएगी, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो आपको इस एग्जाम में कौन सी पोस्ट आपको लेनी है ये आप कमेंट करके बताइए। और आपकी तैयारी आज के दिन कैसी है, किस लेवल पे है आपकी तैयारी, आपका कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, किस सब्जेक्ट में आप पीछे रह गए, ये आप जरूर कमेंट करके बताइए। और आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, जीएस का कौन सा सब्जेक्ट, पॉलिटी हो सकता है किसी का, हिस्ट्री का हिस्ट्री हो सकता है, किसी का ज्योग्राफी हो सकता है, किसी का इकोनॉमी हो सकता है। करंट अफेयर में भी कई बच्चे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है कि करंट अफेयर कहां से पढ़े, कहां से वो कंटेंट हम देखें। आपको आपकी जो नब्ज कम, मतलब कि जहां अपने आप को लो फील करते हैं, किस सब्जेक्ट में लो फील करते हैं, वो भी आप कमेंट करके बताइए। हम आपके साथ में हैं, आपको एनर्जी के साथ में पढ़ाई करेंगे, हम सिलेबस को जो आपका छूटा है उसको कवर करेंगे। और आप हमें जरूर बताइए कि आप कहां पे कमजोर हैं। और आज से अभी से लग जाइए, इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। आपकी एक नौकरी, इसमें से आपको एक ही तो पद चाहिए, आपका वो जो ड्रीम जॉब है क्या है वो आप बताएंगे, उसके साथ में आपको इसमें से वही तो एक जॉब चाहिए। या फिर ऐसा करना है कि एक इंस्पेक्टर बनना है और साथ में सीएजी में भी, कैग में भी जाना है, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। है क्या पॉसिबल? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। तो एक नौकरी चाहिए इसमें से आपको, वो आपकी ड्रीम जॉब होगी, वो आप कमेंट करके बताइए। और लगिए आज से, छोड़ दीजिए 100 दिन के लिए जो ये टारगेट है टीयर 1 के तक का, उसके लिए सब कुछ भूल जाइए। सब कुछ, कहीं जाना, कोई सोशल गैदरिंग, जहां कहीं मामा के यहां, मतलब कहीं छोड़ दीजिए ना, इसके बाद से कर लेंगे। ठीक है, अभी जाएंगे कोई पूछेगा तो आप मायूस होंगे, लेकिन नौकरी के बाद में अगर आप जाते हैं वहां पे तो एक बोलेंगे कि अरे ये मेरा भतीजा है, ये मेरा भाई है, मेरा भांजा है, इस पोस्ट पे हुआ है सीजीएल में, यहां नौकरी लगी है इसकी, तो आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में। इसी तरीके से आप एनर्जी के साथ बूस्टअप रहा करिए। ठीक है, और बाकी एनर्जी से रिचार्ज करते रहेंगे हम अपने आप को। टेंशन नहीं लेना है, चिल मार के अपनी पढ़ाई करिए, चिल रहना एकदम से बिंदास, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन जहां लेना होगा वहां मैं बताऊंगा आपको कि अरे भाई सिलेबस कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, फॉर्म भर लिए कि नहीं हुए भरे, एग्जाम जो फॉर्म डे का लास्ट डेट है आ गया, फॉर्म भरे कि नहीं भरे, अरे फीस जमा हुआ कि नहीं हुआ, ये सब टेंशन लेना है। बाकी पढ़ाई के समय में टेंशन नहीं लेना है, निश्चिंत होकर चिल मार के एकदम बिंदास पढ़ाई करना, सिलेबस कंप्लीट करेंगे और सिलेक्शन होगा आपका 2026 के सीजीएल में। धन्यवाद।